हेलो, नमस्ते, प्रणाम, ऑल दी स्टूडेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का मॉड्यूल देख रहे हैं और इससे पहले हम पॉलिटी एंड इकोनॉमी कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। ये जो मॉड्यूल जो भी हम देख रहे हैं, उसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन है, ओके? अच्छा, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? अगर मैं चाहूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसको बहुत जल्दी फिनिश कर सकता हूँ, बट नहीं, मैंने आपको पहले ही इस बात के लिए बोला था कि आपको 1 आवर के शेड्यूल में इसको रीड करना है, जिससे कि हम जो लास्ट पीवाईक्यू हैं, उनको भी टैकल कर सकें और जो अपकमिंग एमसीक्यू होंगे हमारे, उनको भी हम देख सकें, ठीक है? और जो थीम बेसिस हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम देखेंगे हमने क्या-क्या फिनिश कर लिया था। बायोडायवर्सिटी हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका था। उसके बाद हमारा जो क्लाइमेट चेंज था, इसमें हम देख चुके थे अपना यू कैन से दैट लास्ट अदर इनिशिएटिव इन न्यूज़, यहाँ तक हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया था, ठीक है? सो आज हमारे पास होगा क्लाइमेट मिटिगेशंस एंड एडप्शंस यानी कि 2.3 टॉपिक्स उसको देखेंगे हम। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि लास्ट पीवाईक्यू हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं और जो अपकमिंग एमसीक्यू हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके? सो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट? सो आप देखेंगे ये 2022 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ग्रीन वॉशिंग, तो इसको भी हम आज टैकल करेंगे। अच्छा, अब चाहे तो हम इसको हाल फिनिश कर लें, नहीं टाइम लगेगा हमें, क्योंकि हम पीवाईक्यू भी तो देख रहे हैं ना इसमें, इसलिए टाइम लगा थोड़ा-सा, ओके? सो चलिए हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे अपना 1 मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज तक, राइट? सो अब हमारा नेक्स्ट क्या है वो टॉपिक हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट रूल्स की, जो कि क्लाइमेट मिटिगेशंस एंड एडेप्टेशन के अंतर्गत आएगा। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये ग्रीन क्रेडिट होता क्या है? तो एक आम भाषा में तो पहले आप ये समझ लो कि ये कार्बन क्रेडिट की तरह होता है। क्लियर कट है? अब थोड़ा-सा अंतर और देख लो तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। जो ग्रीन क्रेडिट होता है वो बेनिफिट करेगा इंडिविजुअल और कम्युनिटी को। बट कार्बन क्रेडिट जो होगा वो प्राइमरीली बेनिफिट करेगा इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेशंस को। क्लियर कट हो गया यहाँ पे? अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या ग्रीन क्रेडिट है और क्या कार्बन क्रेडिट है। आगे बात अगर हम करें तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो एक्चुअली में ऑपरेट होता है किसके थ्रू? द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी तरीके से कार्बन क्रेडिट है वो ऑपरेट होता है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। क्लियर कट है? अंडर किसके? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स के थ्रू। अच्छा, आगे बात करें फिर हम, जो ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप कर रहे हो, तो आगे आप क्वालीफाई हो जाओगे किसके लिए? कार्बन क्रेडिट के लिए, क्लियर कट है? और वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी कार्बन इमिशन रिडक्शंस में, बट नॉट वाइस वर्सा। ये यू कैन से दैट कार्बन क्रेडिट के थ्रू ग्रीन क्रेडिट में आप नहीं जाएँगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब ये एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इश्यू करा है गाइडलाइन किसके लिए? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी के लिए, क्लियर कट है? तो क्या-क्या गाइडलाइन बनाई है वो थोड़ा-सा देखते हैं, कि फोकस किया जाएगा किसके वर्क पे? प्लांटेशन जो भी एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया किस अंडर के थ्रू? अंडर द जीसीपी ऑन देयर इको रिस्टोरेशंस। जीसीपी यू कैन से दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स के थ्रू। और यहाँ पे और क्या गाइडलाइन तैयार करी गई है? नंबर ऑफ ट्रीज टू प्लांटेड, जो कि डिपेंड करेगा उसकी साइट के ऊपर और उसकी साइट की कंडीशंस क्या है उसके ऊपर, राइट? अच्छा, आगे बात करें जो भी एक्टिविटीज़ होगी इको रिस्टोरेशन की, ये लिमिटेड नहीं होगी प्लांटेशन ऑफ ट्री के लिए, बल्कि इसमें और भी इंक्लूडेड एक्टिविटीज़ होंगी जैसे कि प्लांटेशन ऑफ सर्ब, मतलब झाड़ियाँ भी लगाना, झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियाँ लगाना एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस, सॉइल, मॉइस्चर। तो आप ये नहीं कह सकते कि इको रिस्टोरेशन की बात करेगा, ना ये सब की बात करेगा। इसमें प्लांटेशन ऑफ सर्ब होगा, हर्ब होगा, ग्रासेस होगा, सॉइल, मॉइस्चर ऑफ कंजर्वेशंस वर्क होगा, ट्रेसिंग होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ये सब इंक्लूड होगा और ये प्रेफ़रेंस करेगा इंडिजिनियस स्पीशीज़ को। क्लियर कट है क्या? ग्रीन क्रेडिट रूल्स। आगे बात करें, जो कॉस्ट एस्टिमेट होगी, उसका जो टाइटल होगा इको रिस्टोरेशंस ऑफ द आइडेंटिफाइड डिग्रेडेड फॉरेस्ट के रूप में होगी। अच्छा, आगे बात करें फिर हमारे पास आईसीएफआरई, इसको हम थोड़ा-सा अभी नीचे देखेंगे। ये इंस्ट्रक्ट करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वो कंडक्ट करें ट्री प्लांटेशन, वो भी 2 साल के अंतर्गत। क्लियर कट है यहाँ तक? चलिए, अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना कि क्या ग्रीन क्रेडिट है और क्या कार्बन क्रेडिट है। अच्छा, आगे बात करें तो यही बात हम कह रहे थे कि दे कैन बी ट्रेडेड ऑन ए डेडिकेटेड एक्सचेंज सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए किस पे? एनवायरनमेंट पे। तो सारा कुछ वही है, यानी कुल मिला के ये है कि ग्रीन क्रेडिट में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होंगी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाली होंगी किस पे? एनवायरनमेंट पे। क्लियर कट है? अब बात करेंगे हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रीन क्रेडिट की और कार्बन क्रेडिट की। अब हम बात करेंगे ये एक प्रोग्राम है उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मार्केट वेस्ड मैकेनिज्म है फॉर द वॉलंटरी पार्टिसिपेट्स की बात करता है। ये नहीं है कि रेगुलरली आपको पार्टिसिपेट करना है। टू इंसेंटिव्स एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शन बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। क्लियर कट है? अच्छा, अब बात करें इसमें, इसका मेन एम क्या है? तो ये लाइफ यानी कि लाइफ़स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। कुल मिला के ये कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो किस रेफरेंस में होना चाहिए? एनवायरनमेंट के रेफरेंस में होना चाहिए, जो कि एनकरेज करेगा किसको? इंडस्ट्री को, कंपनीज़ को और जो अदर एंटिटी हैं, कि वो अब जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या अदर ऑब्लिगेशंस हैं, उनको वो यू कैन से दैट मीट कर सकें, राइट? अच्छा, एलिजिबल एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें और क्या करना है हमें? ये बात हम पहले ही कर चुके थे। इसमें ट्री प्लांटेशन करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है। स्टेबलाइज़ की बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स की, तो इसको
स्टेबलाइज़ ये अभी हम पढ़ चुके हैं, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद MoEFC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज करके नोडल एजेंसी है इसकी, राइट? अच्छा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमिटी है, ये थोड़ा-सा हमें समझना है एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जिसे हम आईसीएफआर बोल रहे थे, वो सर्व करेगा कैसे? यू कैन से दैट ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेगा, किसके? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के, राइट? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि आईसीएफआर ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी किसकी? जीएसएफ की। अच्छा, आगे बात करें हम फॉर द ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन की बात करेगा, उनके मैनेजमेंट को और मॉनिटर को और उसे कैसे ऑपरेशन करना है उसको, राइट? हम बात करें, तो जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशंस है या वेरिफिकेशंस है या जो भी ग्रीन कार्ड क्रेडिट इश्यूएंस हैं, वो सब स्टेबलाइज़ करे जाएँगे किसके द्वारा? आईसीएफआर के द्वारा। तो थोड़ा-सा आपको समझना है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशंस है, उसका मेन काम होगा कि क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट होगा या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा या वेरिफिकेशन क्या होगा या क्रेडिट कार्ड को कैसे इश्यू किया जाएगा, वो सारे काम कौन देखेगा? आईसीएफआर ही, राइट? अच्छा, अब बात करें कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया की। तो इसमें हम थोड़ा-सा देख लेते हैं जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी कि सीसीटीएफ 2023 वेट तो इसमें हम थोड़ा-सा देखते हैं राइट, थोड़ा-सा यहाँ पे मिसलीड हो रहा था। चलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सो क्या है कार्बन यहाँ तक देख रहे थे, ये इंट्रोड्यूस थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 तो कुल मिला के ये है कि जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स है, वो एक्चुअली में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, राइट? और इसको स्टेबलाइज़ करा गया है इंडियन कार्बन मार्केट अंडर 2 मैकेनिज्म। अब कौन-कौन सी 2 मैकेनिज्म के अंडर इसको स्टेबलाइज़ करा गया है, तो एक है कंपाइलेंस मैकेनिज्म और एक है ऑफसेट मैकेनिज्म। तो कंपाइलेंस जो मैकेनिज्म है, वो क्या करती है मैंडेटरी प्रोग्राम है फॉर द एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सेट करेगी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट क्या होगा, ठीक है? अच्छा, इनिशियली ये इंक्लूड करा गया था 9 सेक्टर में जैसे फर्टिलाइज़र है, आयरन स्टील है, पल्प एंड पेपर है, पेट्रोकेमिकल्स है एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी है। कौन-सा? कंप्लायंस मैकेनिज्म, राइट? ऑफसेट मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये वॉलंटरी प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है, ठीक है? और फॉर द एंटिटी नॉट टू कवर अंडर कंप्लायंस मैकेनिज्म तो ये कंप्लायंस मैकेनिज्म के अंडर में नहीं आएगा ऑफसेट मैकेनिज्म। अच्छा, क्या अदर इनिशिएटिव भी ली गई हैं किसके लिए? ग्रीन क्रेडिट कार्ड के लिए? यस, सो वो देख लेते हैं जैसे परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम की बात करेंगे, तो ये मैंडेट करता है जो भी लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है कि वो रिड्यूस करेंगी अपने स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शंस को, राइट? इंडस्ट्री जो है वो अपने टारगेट को एक्सीड करेंगी, अर्न करेंगी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, वो एक्चुअली में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के थ्रू आता है, व्हिच कैन बी जो कि ट्रेड कर सकती है विद दोज़ फॉल ऑफ सॉर्ट्स के थ्रू। इट विल बी ट्रांजिशनल ग्रेजुअली टू कंप्लायंस मैकेनिज्म अंडर द सीसीटी, राइट? आगे बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम्स की, तो ये भी मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो परमिट करेगा किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को और फैसिलिटेट करेगा किसको? कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यानी कि आरपीओ को। वैल्यू ऑफ आरईसी इज इक्विवेलेंट किसकी होती है? 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है, राइट? तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं था, जो भी हमें निकालने के लिए था वो हम देख चुके हैं। हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ये ज़रूर समझना है कि ग्रीन क्रेडिट एंड कार्बन क्रेडिट में क्या अंतर है, राइट? आगे हमारे पास है ग्रीन वॉशिंग, तो इसका एमसीक्यू बना है यस 2022 में, तो हम इसको अभी टैकल करेंगे। सो हम बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग, ये होता क्या है? देखिए, मैं एक सिंपली भाषा में बता दूँ, कंपनियाँ क्या करती हैं कि जनता के सामने लेके आती हैं अपने प्रोडक्ट को और बोलती हैं हम इको फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो सारी कुछ यू कैन से दैट एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है। बट ऐसा नहीं होता है। उसी को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको लक्स साबुन जो भी यूज़ करता है, जो भी एस्पिरेंट एक बारी आप ना क्या करें, लक्स साबुन के पीछे जो भी उसके इंग्रीडिएंट वगैरह लिखे हुए हैं, पीछे डिटेल लिखी हुई है। तो एक बारी आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है टॉयलेट सोप बट उन्होंने जो है सामने लिख रखा है कि भई हम ग्लो के लिए इसको सेल करते हैं। तो यहाँ भी ये एस टाइप ऑफ यू कैन से दैट ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो ग्रीन वॉशिंग आप समझ गए होंगे क्या है, क्या नहीं है, जिसमें बताया तो ये जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो हम क्वेश्चन को बाद में टैकल करेंगे, पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, क्या नहीं है। चलिए, सो हम बात करते हैं अभी हुआ क्या है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने इश्यू करी है गाइडलाइन किसके लिए कि वो प्रिवेंशंस एंड रेगुलेशन मतलब क्या प्रिवेंट करा जाएगा, क्या रेगुलेशंस होंगी किसकी ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरनमेंट क्लेम 2024 राइट। अच्छा, आगे बात करें थोड़ा सा हम पहले मोरल न्यूज़ की बात करेंगे। तो ये जो गाइडलाइन है वो यू कैन से दैट प्रिवेंट करेंगी ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 को। दिस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशंस ऑफ द अदर लॉ, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन वॉशिंग होती क्या है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। सो ये गाइडलाइन डिफाइन इट इज एनी डिसेप्टिव और मिसलीडिंग प्रैक्टिस। अब यही तो पढ़ रहे थे ना हम कि मतलब बताया तो जाता है पर कुछ होता कुछ और है, व्हिच इंक्लूड्स कांसिलेशन, ओमिटिंग एंड हाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हाई एग्जरेटिंग मार्केट वेरी फॉल्स एंड अनसब्सटेंस एनवायरनमेंट क्लेम, राइट। ये सब ग्रीन वॉशिंग के थ्रू आते हैं। आल्सो इंक्लूड इसमें और क्या
मिसलीडिंग वर्ड्स यूज़ होता है, सिंबल यूज़ होते हैं, इमेजरी यूज़ होती है। एम्फेसिस ऑन द पॉजिटिव एनवायरनमेंटल, अभी हम बात कर रहे थे कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एस्पेक्ट व्हाइल डाउन प्लेइंग और काउंसलिंग हार्मफुल एट्रीब्यूट, ये सब क्या है, ग्रीन वॉशिंग है। अच्छा, आगे बात करेंगे हम, तो थोड़ा-सा हम ये भी देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ग्रीन वॉशिंग, इसके टाइप भी होते हैं, जैसे हमें मिलता है ग्रीन हस्टिंग। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है वो अंडर रिपोर्ट्स और हाइड्स सस्टेनेबल, मतलब कंपनी जो है क्रेडेंशियल टू अवॉइड स्क्रूटनी, तो कंपनी आप कह सकते हो वो जाँच से बचने के लिए टिकाऊ, जो टिकाऊपन यू कैन से दैट कहते हैं ना कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, संबंधी अपनी जो भी साख होती है उसे कम बताती हैं या फिर छिपा लेती हैं, उसे हम ग्रीन हस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमें मिलता है ग्रीन राइजिंग, सो इसका मतलब क्या है, व्हेन ए कंपनी रेगुलरली चेंज इट्स एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तो इन चीज़ों को क्या करती है, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, उसे हम ग्रीन राइजिंग कहते हैं। टारगेट बिफोर अचीविंग देम, मतलब जब तक टारगेट जो था वो उन्होंने अचीव नहीं कर पाया, उससे पहले ही उन्होंने अपना ईसीजी चेंज कर दिया, उसे हम कहेंगे ग्रीन राइजिंग, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है ग्रीन लेबलिंग, ये लेबलिंग की बात करता है। जो लेबलिंग ऑफ ऑल जितने भी एसेंशियल अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट है और एज़ अ ग्रीन और सस्टेनेबल, तो कुल मिला के इसमें क्या होता है कि अनिवार्यता होती है कि भैया आपको दिखाना है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, बट ऐसा नहीं होता है। आप लेबलिंग लगा तो रहे हैं, बट वो कुछ हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, उसे हम ग्रीन लेबलिंग कहेंगे। ग्रीन लाइटिंग की बात करेंगे, तो ये हाइलाइटेड करता है जो भी पर्टिकुलरली ग्रीन फीचर होते हैं ऑफ ए बिज़नेस प्रोडक्ट और एक्टिविटी टू ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट हार्मफुल एक्शंस। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो हैं वो टर्म्स हैं किसके, ग्रीन वॉशिंग के, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि भैया, मतलब आप कह सकते हो कि विशेष रूप से जो भी हरित जो उजागर करनी चाहिए, ताकि उससे पर्यावरण के लिए हानिकारक, आप कह सकते हो कि उन्होंने दिखाना कुछ और था, पर उस चीज़ से हट के कुछ और दिखा दिया, मतलब ध्यान भटकाना, यू कैन से दैट, उसे हम ग्रीन लाइटिंग कहेंगे। ग्रीन शिफ्टिंग की बात क्या है कि जब कंपनीज़ रिड्यूस करती हैं क्लाइमेट क्राइसिस को टू कंज्यूमर बिहेवियर और शिफ्ट कर देती हैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स को, राइट? अच्छा, इसी तरीके से एक और है ग्रीन क्राउडिंग, ये क्या है? व्हेन ए कंपनी, इसमें भी कंपनी क्या करेगी, हाइड करेगी विद इन अ ग्रुप और स्लो टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ भी कंपनी जो है वो हाइड कर रही है किसी भी ग्रुप में, यू कैन से दैट, जैसे मान के चलो कंपनी चल रही थी और वो किसी और ग्रुप में खुद को सम्मिलित कर लेती है ना? और बोलती है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या स्लो हो जाता है, तो उसे हम ग्रीन क्राउडिंग कहते हैं। क्लियर कट हो गया यहाँ पे? चलिए, तो ये थोड़े-थोड़े आपको टर्मिनोलॉजी देख ली थी, जबकि क्वेश्चन इसका बन चुका है, बट अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट आपको थोड़ा-सा इसका थीम ज़रूर देख लेना है। अगर बात करें हम अ, की प्रोविज़न की, तो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हम देख लें। भाई, क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हम मेन-मेन चीज़ों पे बात करेंगे। अब एक्चुअली में जो ग्रीन वॉशिंग है और जो एक्ट है, वो किस-किस पे इम्प्लीमेंट होगा, जितने भी एनवायरमेंटल क्लेम है, मैन्युफैक्चरर हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, या एडवर्टाइज़र हैं, या फिर एडवर्टाइज़िंग एजेंसी हैं, जो कि समर्थन करती हैं, सर्विसेज़ अवेलेबल फॉर द एडवर्टाइज़मेंट ऑफ सच प्रोडक्ट, उन सब पे यू कैन से दैट ये वाला जो लॉ है, वो एप्लीकेबल होगा। सब्सटेंशन ऑफ एनवायरमेंटल क्लेम की बात करेंगे, तो इसमें जितने भी एनवायरमेंटल क्लेम है शैल बी सपोर्टेड बाय किसके द्वारा, वेरिएबल एविडेंस ऑन इंडिपेंडेंट स्टडीज एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के द्वारा। एडक्वेट डिस्क्लोजर की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, क्या-क्या खुलासा करना पड़ेगा कंपनियों को, इंश्योर करना पड़ेगा जितने भी एनवायरमेंटल क्लेम है इन एड्स और कम्युनिकेशंस आर फुली डिस्क्लोज्ड आइदर डायरेक्ट और थ्रू टेक्नोलॉजी लाइक क्यूआर कोड्स एंड वेब लिंक्स, राइट? क्लेम मस्ट बी स्पेसिफाइड वेदर इट रेफर टू गुड्स एज़ अ होल पार्ट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैकिंग, और ये अवॉइड करेंगे क्या, सिलेक्टिवली प्रेजेंटिंग डाटा टू फेवरल हाइलाइट एनवायरनमेंट क्लेम, राइट? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना था कि एक्चुअली में क्या है, क्या नहीं, तो ग्रीन वॉशिंग तो आप क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन्स की, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग? देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये सेंस ही लग रहा होगा आपको कि हम धुल रहे हैं, ग्रीन, है ना? किसी भी चीज़ को धुल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या कह रहा है? कन्वे अ फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड्स। अच्छा, आगे नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री, ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development, making mandatory provision for the environment cost in government project program, right? अ, ऐसा तो कुछ हमने अभी देखा नहीं था कि भैया वो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल नॉन पोल्यूशन की बात कर रहा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये तो क्लियर कट है हमारा गलत होगा। इग्नोर कर रहा होगा डिसास्टरियस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी हमने नहीं देखा था। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ तक हमें जहाँ तक लगता है कि ये कन्वे कर रहा है फॉल्स इंप्रेशन, राइट? दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, तो क्लियर कट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन, राइट? सो इस तरीके से हमें देखना होता है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड वर्क नहीं करनी होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देखना है और टैकल करने के लिए हमें ये देखना है कि यार क्वेश्चन जो है लास्ट रिपीट हुआ था और रिपीट होने के बाद भी हम उसको कैसे टैकल कर सकते थे, और यहाँ पे आपको सारा खेल खेलना था। ग्रीन वॉशिंग एक इसको आप थोड़ा-सा यू कैन से दैट इसको टर्म को ब्रेक करते तो आपको निकल भी आता आराम से। हम ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं, ग्रीन आप ऐसे कर रहे हैं इसको, राइट? ग्रीन और प्लस वॉशिंग, सो आप देख रहे हैं हम धुल रहे हैं, राइट? सो धुलने का मतलब है, जैसे कहते नहीं है कि
कई बारी आपने ऐड देखे होंगे डिटर्जेंट के, वो तो वन टाइम में ही कमिटमेंट कर देते हैं कि भई एक बार में ही आपका शर्ट साफ होगा, बट ऐसा होता नहीं है। सो कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। इसपे क्या है, लेबलिंग होती है, इको लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस कार्ड, जिसे आईएस एंड आईएसओ 140 और 241999। सो ये वाला सर्टिफिकेट आपने ज़रूर देखा होगा, जिसे हम वीएसआई बोलते हैं। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसको सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट दिख रहा है, दैट्स रेट इंडस्ट्री यूनिट्स फॉर देयर एनवायरनमेंट फ्रेंड लाइन्स। इंडियन ग्रीन वर्ल्ड काउंसिल की बात करेंगे तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये रेटिंग सिस्टम फॉर द ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करता है। उसके बाद सेबी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यानी बीआरएसआर की बात करें तो ये रिकर करता है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी की, वो रिपोर्ट करेंगे अपने ईसीजी यानी कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को, परफॉर्मेंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में। उसके बाद है हमारे पास एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एएससीआई। सो ये रिक्वायर करता है कि एडवर्टाइजमेंट मेकिंग एनवायरनमेंट ग्रीन क्लेम बी स्पेसिफाइक, एक्यूरेट एंड नॉट मिसलीडिंग। तो कुल मिला के ये वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए एडवर्टाइज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में। ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट्स की बात करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करा गया है ग्लोबल फाइनेंस इनोवेशन नेटवर्क यानी कि जीएफआईएन के द्वारा। डेवलप आर टूल्स टू हेल्प रेगुलेटर टेकल ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विस। आरबीआई की बात करेंगे तो ये भी पार्टिसिपेंट्स है इसमें। क्लियर कट हो गया? तो ये ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करने के लिए इनिशिएटिव है, ये हमें थोड़ा-सा देख लेना था। सो आगे देखते हैं, फिर हमारे पास है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम एयर को कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो कुल मिला के उससे हम क्या निकालेंगे वो हमें थोड़ा-सा देखना है। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये न्यूज़ में क्यों है डीएसी प्लस एस यू कैन से दैट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये थोड़ा-सा आपको समझना है, इस तरीके से आपसे पूछ ले कि ये है क्या? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंज़र्व करने की बात कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ है। तो ये अभी आइसलैंड, जो कि आपने देखा होगा यूरोप का एक कंट्री है, वहाँ पे क्या करा जा रहा है, इसको यू कैन से दैट स्टेबलाइज़ करा गया है। अगर हम बात करें डीएससी प्लस एस टेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी सीडीआर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, व्हिच कैप्चर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैप्चर करेगी, कहाँ से, एटमॉस्फेयर पे और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार्बन कैप्चर व्हिच इज़ जनरली कैरिड आउट एट द पॉइंट ऑफ इमिशन। आगे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी कैन बी परमानेंटली स्टोर्ड इन अ डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है? कहाँ पे? कहीं भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, डीप में, रोट कहीं भी नहीं। सो यूज्ड फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, और जिसे हम कहीं यूज़ भी कर पाएँ, आई मीन। सो थोड़ा-सा आप देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट एयर को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे फिन्स लगा रखे हैं, जो कि ड्रॉ करेंगे एयर में, एंड देन फाइनली हम यहाँ से कैप्चर करेंगे और कुछ गत्ते लगे होंगे नीचे, जो फ़िल्टर करने का काम करेंगे और ये एयर को फ्री कर देंगे फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड्स, राइट? अच्छा, ये फ़िल्टर क्या होगा, फिर हीटेड होगा, इसे हीट करा जाएगा और इससे रिलीज़ होगी कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम स्टोर करेंगे किसी भी टैंक या उसमें, उसके बाद इसको फिर हम एयर को छोड़ देंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर होगी। क्लियर कट है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे लिए क्या पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब सीडीआर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सीडीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा आप सेंस लगाएँगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाली टेक्नोलॉजी, जिसे हम सीडीआर कहते हैं। अपनी आम भाषा में समझ लीजिए आप। सो क्या कहती है ये देखते हैं। सीडीआर रेफर टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये स्टोर होती है ड्यूरेबली इन जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल और ओशियन रिजर्वियर में। तो कुल मिला के आप इसको तीनों फीचर में यू कैन से दैट स्टोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो सीडीआर जो है वो नेसेसरी एलिमेंट है किसके लिए, नेट जीरो इमिशन, जो कि हम कर रहे हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके लिए, एंड ग्रीन गैस हाउस इमिशंस के लिए। अदर सीडीआर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जैसे अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड सोइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। एनहांस वेदरिंग की बात है, ठीक है? तो सीडीआर टेक्नोलॉजी से क्या होता है, वेदर भी एनहांस होता है। ओशियन बेस्ड सीडीआर्स एंड बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। उसके बाद तो थोड़ा-सा हम देखते हैं क्या है। इसमें देखिएगा फिक्सिंग एटमॉस्फेयर कार्बन इन अ बायोमास एंड सॉइल्स। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सीडीआर टेक्नोलॉजी को। और वेदरिंग की बात करेंगे तो माइनिंग ऑफ रॉक कंटेनिंग मिनरल्स दैट नेचुरली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओशियन बेस्ड सीडीआर की बात करेंगे तो ओशियन फर्टिलाइजेशन, राइट? ओशियन एल्कलिनिटी एनहांसमेंट एंड देन कोस्टल ब्लू कार्बन मैनेजमेंट, ये सब ओशियन बेस्ड सीडीआर में आएँगे। उसके बाद ये थोड़ा-सा आपको देखना है, तो ये टेक्नोलॉजी आपको देख लेनी है कौन-कौन सी जो है यूज़ होती है ना सीडीआर। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स की। तो यहाँ क्वेश्चंस हमें नहीं बना है, तो क्वेश्चन को हम टैकल नहीं करेंगे। आगे फिर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल कन्वर्जन्स। तो देखिए यहाँ पे भी वही वाली बात है कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी-सी चीज़ है। तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट जो है, वो प्रपोज़ करा गया है कि वो कहाँ बनाया जाएगा, पुणे, महाराष्ट्र में, इसलिए न्यूज़ में। थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है आपको, याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल जो है, वो एक्चुअली प्लांट कहाँ बनेगा, पुणे, महाराष्ट्र में। अगर बात करें तो मोरल न्यूज़ की, तो ये जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी होगी 1.4 टन्स, यू कैन से दैट पर डे,
जो कि इम्प्लीमेंटेड होगा अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद सपोर्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? अच्छा, इसकी कैपेसिटी होगी, यू कैन सी दैट कि ये कैप्चर करेगा कितना 1.4 टन्स पर डे के हिसाब से। प्लांट जो है पुणे विल बी एडवांस इंडिजीनियस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, ये सीडीआर पे नहीं। ये थोड़ा-सा आपको देख लेना। तो आपसे हो सकता है पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मेथनॉल जो पुणे महाराष्ट्र में प्लांट लगाया जा रहा है, वो सीडीआर टेक्नोलॉजी पे है या फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे? ध्यान रखना है आपको, ये CCU टेक्नोलॉजी पे है, राइट? आगे बात करें CO2 मिथेनॉल कन्वर्जन की, तो CO2 मिथेनॉल इन्वॉल्व जिसमें कैप्चरिंग करा जाएगा कार्बन इमिशंस को बिफोर द एंटर एटमॉस्फेयर। तो जैसे मान के चलो आपने कई सारे भट्टे देखे होंगे, कुछ भी होंगे, तो वहाँ से कार्बन कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही हम उसे कैप्चर कर लेंगे, राइट? फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स लाइक द पावर प्लांट एंड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, क्लियर कट हो गया। उसके बाद जो कैप्चर होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम हाइड्रोजनेटेड करेंगे और हाइड्रोजनेट करने के बाद उसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे? हाइड्रोजन से, जो प्रोड्यूस करेगी किसको? मिथेनॉल को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, जैसे मान के चलो ये आप कह सकते हो कि कोई भी पावर प्लांट है और यहाँ से कार्बन जो है वो इमिशन होता है। तो कार्बन इमिशन होने से ही पहले हम उसे क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद फिर यू कैन से दैट जो कार्बन इमिशन है उसे हम कैप्चर करने के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम राइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड हम इसे कैप्चर करेंगे और उसे हाइड्रोजनेट करेंगे, यानी कि H2। तो हाइड्रोजनेट करने के बाद फिर इससे प्रोड्यूस होगा क्या? मेथनॉल। ये थोड़ा-सा आपको समझना है। रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी है, बस ये समझना है कि ये एक्चुअली में है क्या। आगे बात करें मेथनॉल की, तो ये वुड अल्कोहल है और जिसमें लो कार्बन हाइड्रोजन कैरी फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाई एश कोल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूट्रल गैस, राइट? सो ये थोड़ा-सा आपको समझना है कि मेथनॉल है क्या? तो ये वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कार्बन लो, हाइड्रोजन भी लो, राइट? एंड जिसमें आंसें जो होती है वो ज़्यादा होती है। आगे बात करेंगे, ये रिप्लेस करेगा, अब इसका कहीं हम यूज़ कर सकते हैं या तो ये पेट्रोल और डीज़ल को इन अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड रिटेल कुकिंग, यू कैन से दैट एलपीजी को हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, या केरोसिन को या वुड चारकोल्स को, तो उसको रिप्लेस करेगा ये मेथनॉल, क्लियर कट है। क्या इनिशिएटिव भी ली गई है इंडिया में मेथनॉल प्रोडक्शंस के लिए? यस, जैसे नीति नीति आयोग ने, राइट, नीति आयोग की बात करेंगे तो इसने मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, जिसका मेन टारगेट है कि वो कन्वर्ट करेगा कोर रिजर्व को एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मिथेनॉल्स में। इसी तरीके से हमारे पास है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने नोटिफाई करा है कि ये 20% डीएमई, यू कैन से दैट डाई मिथाइल ईथर डेरिवेटिव ऑफ मिथेनॉल, जिसमें जो कि ब्लेंड होगा किसके साथ? एलपीजी के साथ। नोटिफिकेशन फॉर द M15, M85, M100 जो ब्लेंड होंगे, राइट, जिसको इशू करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिथेनॉल हमारे लिए यूज है। तो जैसे हम फैक्ट्री से, आप कह सकते हो ये फैक्ट्री है, सॉरी ये फैक्ट्री है हमारी, है ना? यहाँ फैक्ट्री से हमने क्या करा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैप्चर करा, हाइड्रोजनेटेड करा, उसके बाद इसकी रिएक्ट कराई हाइड्रोजन से, फिर हमें मिथेनॉल मिला, जिसको हम यूज़ करेंगे एलपीजी की जगह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, राइट? सो ये देखना था हमें। आगे बात करते हैं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात करें, सीसीयू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें। सो ये देखते हैं, ये रेफर्स टू ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? फ्रॉम ए लार्ज एंड स्टेशनरी कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ से इमिट होती है, सोर्स लाइक जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट है एंड अदर इंडस्ट्री है। इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैप्चर यानी CO2 बाई पाइपलाइन या थ्रू शिपिंग और रेल ट्रक्स। तो कुल मिला के ये है कि आप इसको जो भी आपने कैप्चर करा है सीसीयू एस टेक्नोलॉजी से, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पाइपलाइन, शिपिंग या फिर रेल या फिर ट्रक के द्वारा। Sites for the utilization in a different application, injections into the geological formations or depleted oil gas field for permanent storage and trapping of carbon dioxides। अब कैसे यूज हो रहा है बहुत थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हमने कैप्चर करा, ये है हमारा कोई फैक्ट्री है, कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बायो मास फ्यूल्स पावर स्टेशन, इंडस्ट्री फैसिलिटी और डायरेक्ट फ्रॉम द एयर। इस तरीके से हमने उसे कैप्चर कर लिया, उसके बाद हम इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। द कंप्रेस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज मूव्ड बाय द शिप ट्रक पाइपलाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कैप्चर्स टू द पॉइंट ऑफ यूज और स्टोरेज, राइट? फिर इसका यूज करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज ए रिसोर्स और फीड स्टॉक ऑफ क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो वही सारी चीजें, जैसे हम इसे बाद में एरोप्लेन या वगैरह में इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर कट हो गया? चलिए आगे बात चलते हैं। सो यहाँ पे ये चीजें हमें देखनी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये वाला आप कहेंगे क्वेश्चन हमने यू कैन सी दैट MCQ हमने यहाँ पे ये कंसिडर करा है, तो इस MCQ की में भी प्रोबेबल है कि क्वेश्चंस बनने के चांस होंगे। तो जैसे आपने यू कैन सी दैट करेंगे, पहले हम टच समझ लेते हैं एक्चुअली में ये है क्या। तो देखिए ये आपने देखा होगा, वेट, राइट, सो यहाँ भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 2012 का, उसको भी हम टैकल करेंगे। अगर मैं टक की बात करूँ, आपने देखे होंगे ये जो बड़ी बड़ी नाव होते हैं, उनको खींचने के लिए छोटी छोटी नाव का यूज किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए, बोट का यूज किया जाता है। तो वो उनके रिगार्डिंग बात हो रही है, जिसे हम ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के थ्रू लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है जैसे मान के चलो ये कोई बड़ी शिप है, ठीक है?
मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। अब कोई छोटी-सी ये बोट, ठीक है? ये इसको आपने देखा होगा पोर्ट्स पे इसको खींचने का, लेने ले जाने का काम करती है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं टग्स। तो उसी के रिगार्डिंग है, तो ये हम थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च करा है स्वैप ऑफ ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी कि जीटीटीपी। तो ये आपको समझ में आ गया ट्रक क्या है? ट्रक क्या है? ये ड्राइव करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्वेस्ट ट्रक टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स के रूप में। अच्छा, अब इसको बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे जीटीटीपी के बारे में। तो इसको अनाउंस करा गया 2023 में। ये इनिशिएटिव जो है वो पंचकर्मा संकल्प के थ्रू आती है। 5 यू कंसीडर पंचकर्मा यानी 5 मेजर अनाउंसमेंट हुए थे। अगर हम उनकी बात करें तो जैसे यू कंसीडर इसमें 30% फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, प्रमोट करने के लिए क्या ग्रीन शिपिंग। सिंगल विंडो पोर्टल्स है जो फैसिलिटेट करता है और मॉनिटर करता है रिवर एंड सी क्रूज को, राइट? इसका मेन टारगेट क्या है? तो ये टू फेज आउट कन्वेंशनल फ्यूल वेस्ड हार्बर टक्स। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी कन्वेंशनल फ्यूल वेस्ड हार्बर टक्स हैं उनको हम फेज आउट करना चाहते हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया मेजर पोर्ट्स, और उसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा? ग्रीन टक्स के द्वारा। तो क्लियर कट हो गया आपके जो टक चलते हैं, आपने देखे होंगे ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटे छोटे बोट होते हैं उन्हें हम टक के रूप में जी कह सकते हैं। तो टक इज ए पर्टिकुलरली क्लास ऑफ बूट, यही वाली बात है, बोट सॉरी नॉट ए बूट, which helps mega ships enter a leave of ports। क्लियर कट है? चलिए आगे बात करेंगे। तो इमिशन फ्रॉम द शिपिंग सेक्टर की बात करेंगे तो ग्लोबल अकाउंट फॉर नियरली थर्ड 3% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। तो इसीलिए हम इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड का 3% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है कहाँ से? ट्रक के द्वारा। तो सीधी सी बात है ना कि हम उसे क्या करेंगे? यू कैन से दैट सॉरी, तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, है ना, ग्रीन ग्रुप में। इंडिया की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें फ्रॉम द मैरीटाइम्स कंट्रीब्यूट करता है कितना? 1% ऑफ ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर, राइट? ये थोड़ा सा हमें देखना है। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि ये न्यूज़ में कैसे और कैसे आपको टैकल करना होगा। क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। विद रेफरेंस टू द ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड फॉर ऑपरेटिंग ग्रीन ट्रक्स इन ऑल मेजर पोर्ट्स इन इंडिया 2030। अभी हमने पढ़ा था, नहीं, पर्टिकुलर कुछ ही मेजर पोर्ट्स पे इसको यूज करा जाएगा। द नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अ ग्रीन पोर्ट शिपिंग विल बी ए नोडल एंटिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये तो हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओनली टू। अब देखिए, अभी ये वाली बात मैं आपसे क्लियर कर रहा था, क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए ना, पूरी चीज नहीं देखनी है मैं भाई। अभी हमने पढ़ा था कि ये कुछ ही पोर्ट्स पे यू कैन से दैट वर्क करेगा, है ना? ये लिखा है ना, टू फेज आउट कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर ट्रक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया मेजर पोर्ट्स, ऑल नहीं है, रिप्लेस देम विद द ग्रीन ट्रक्स। क्लियर है? आगे बात करेंगे तो कुछ अदर इनिशिएटिव में देखते हैं हम। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो देखते हैं, जैसे ग्लोबल रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सेक्टरल टारगेट है नेट जीरो मिशन 2050 तक। तो 30 तक तो वैसे भी गलत हो रहा था। ग्रीन वोयस 2050, तो सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री जो कि रिड्यूस कर सके अपने इमिशन को फ्रॉम द शिप, और जो अलाइक विद द 2023 आईएमओ ग्रीन हाउस गैस इमिशन स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से इंडिया में ये तो ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ग्रीन वॉयस है, या फिर रिवाइज्ड ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में क्या है, जैसे सागरमाला प्रोग्राम है, ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट और एम्फेसिस ऑन द ग्रीन पोर्ट्स, ठीक है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग इन इंडिया, ये बात करता है। चलिए आगे, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2012 का, तो इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हम कार्बन फार्मिंग हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम टैकल करेंगे, क्या है? सो देखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन काउंसिल ने अभी रिसेंटली यू कैन से दैट रीच करा है प्रोविजनल एग्रीमेंट किस पे? रेगुलेशन होना चाहिए स्टेबलाइज किसका? यूरोपियन यू कैन से दैट यूनियन लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम बात करें कार्बन फार्मिंग, ये एक्चुअली में है क्या? इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये एक यू कैन से दैट रीजनरेटिव प्रैक्टिस है जो कि इंप्रूव करती है एग्रीकल्चर, या फिर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, या क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए बाय दी स्टोरिंग कार्बन रिड्यूसिंग इमिशंस, राइट? इसको हम बोलते हैं कार्बन फार्मिंग। कॉमन मेथड इसमें यूज होते हैं जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, कंजर्वेशन फार्मिंग है, या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है, या फिर आपके पास है मैनेजमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रासलैंड कंजर्वेशन से। तो ये कॉमन मेथड है जो कार्बन फार्मिंग में यूज होते हैं। क्लियर कट है? अच्छा, आगे बात करें तो आगे क्या है हमारे पास? जो इनिशिएटिव हैं वो फैसिलिटेट करती हैं कार्बन फार्मिंग को। तो जैसे ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो 4 पर 1000 इनिशिएटिव, ये भी एक इनिशिएटिव है, किसकी है? कार्बन फार्मिंग की। सो इसमें एनकरेज करा जाता है जो भी स्टेक होल्डर होते हैं कि वे एंगेज हो सकें किसमें? ट्रांजिशंस टूवर्ड ए रीजनरेटिव प्रोडक्टिविटी एंड हाई रेजिलेंट एग्रीकल्चर्स में। इसको लॉन्च करा गया यूएनएफसीसीसी कॉप 21 यानी कि 2015 पेरिस में। किसको? 4 पर 1000 इनिशिएटिव को। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव की बात करेंगे तो ये केन्या एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा-सा हमें देखना है। इंडिया की बात करेंगे तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जिसको तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ना ऊपर ही, हमने ऊपर ही देखा था, सीसीटीएस,
सो इसकी बात करेंगे, इसको लॉन्च करा गया इट इसको लॉन्च करा गया लाइक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अमॉन्ग दी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। तो ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। इसी तरीके से इंडिया में एक और है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये प्रमोट करेगा किसको? एग्रो फॉरेस्ट्री को, माइक्रो इरिगेशन को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इंक्रेज करेगा फार्मर को कि वो पार्ट हो सके कार्बन ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर, राइट। अच्छा, क्वेश्चन क्या था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आप समझ गए क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। तो कंसीडर फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे कंटूर्स, यू कैन सी दैट कंटूर वंडिंग एंड रिप्ले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच हैव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या स्टोरेज इन द सॉइल, जीरो टिलेज की। तो ये तो हमने एक बार ही देखा था कि ये बात करता है यू कैन से दैट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देखें तो जीरो टिलेज तो है वर्क में। बट रिले क्रॉपिंग क्या मतलब होता है? जैसे हम एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को, यू कैन से दैट डबल क्रॉपिंग कह सकते हो आप, ये वर्जन होता है रिले क्रॉपिंग। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात नहीं करेगा, ये श्योर शॉर्ट है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है। दूसरा गलत होने से आप देख रहे होंगे कि हमारा क्लियर कट है कि इसमें आंसर में कौन सा मिल रहा है, तीसरा। अब जीरो टिलेज, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड नहीं था, बट ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया, फिर भी मैं इसे बता दे रहा हूँ, आगे और से और समझाऊंगा। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये तभी हम टैकल करेंगे इसे। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अब ये क्या है अभी, सो उसको देखते हैं। एक्चुअली में अभी हुआ क्या है कि यू कैन सी दैट कजान डिक्लेरेशन हुआ है, जिसमें अडॉप्ट करा गया, ब्रिक्स ने रिजेक्ट करा था सीवीएएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कॉलिंग इट, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटिव की बात कर रहा था। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है जो इम्पोज होती है कार्बन टैक्स के रूप में ऑन दी, जो भी इम्पोर्ट्स करते हैं सर्टन प्रोडक्ट फ्रॉम दी कंट्रीज विद द लेस स्टिंग्स क्लाइमेट पॉलिसी, जैसे लाइक दी स्टील्स, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ये एक्चुअली में किसकी है, यूरोपियन यूनियन की। कार्बन बॉर्डर टैक्स का मेन टारगेट है कि ये प्रिवेंट करता है कंपनीज शिफ्टिंग प्रोडक्शंस को, कि वो लेस रेगुलेटेड कंट्रीज हैं, राइट। अच्छा, सीवीएम की बात करें तो सिंपली इम्प्लीमेंट करा गया 2023 में, मूव फ्रॉम द ट्रांजिशनल फेज टू फुल इन्फोर्समेंट बाई 2026। अच्छा, अदर इनिशिएटिव भी हैं यूएई की, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट हैज आल्सो अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज आपको समझ के चलनी है कि भाई ये है क्या, क्या नहीं है। दैट सेट ए टारगेट फॉर यूरोप टू प्रोड्यूस 40% ऑफ इट्स एनुअल डिप्लॉयमेंट नीड्स नेट जीरो टेक्नोलॉजी बाई 2030, और ये बेस्ड है किसका, नेशनल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्लान, यू कैन से दैट एनईसीपीएस का। इसी तरीके से हमारे पास एक और है, ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन की, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यानी कि जीसीसीए। ये इनिशिएटिव जो है यूरोपियन यूनियन की, ये बिल्ड करती है न्यू अलायंस, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। 2015 में ये एंटर्ड में आई न्यू फेज, बिकमिंग ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस का। 2015 में क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। 2030 में एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक इन अ न्यू फेज, राइट। सो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा देख के चलना है। क्लिंग कर्व की बात करेंगे, ये क्या है भाई, तो ग्लोबल एवरेज यू कैन से दैट कंसेंट्रेशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 4.7 पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम था कब, मार्च 2024 में, हायर देन मार्च 2023 से। और ये लार्ज स्पाइक इन क्लिंकर। क्लिंकर है क्या, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिएगा। जिसमें यू कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड को उसके एवरेज को मीजर करा जाता है, वो आप कह सकते हो। तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी सिंस 1958। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिकॉर्ड करने का काम करता है क्लिंकर। एमएलओ की बात करेंगे, जो मोनालाओ ऑब्जर्वेटरी, तो ये स्टेशन है जो मेजर करता है एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज में यू कैन सी दैट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है। इट इज लोकेटेड इन हवाई ऑन द साइड ऑफ मोनालाओ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। क्लियर कट है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना था। तो ये अभी हुआ क्या है, ये देख लिया हमने कि ये यू कैन सी दैट 2024 से यू कैन से दैट मतलब 2023 से ज़्यादा हायर था 2024 में। अच्छा, आगे बात करेंगे, फिर हमें मिलता है ग्रेनियम यानी कि ग्रीन प्रीमियम की बात करेंगे। तो ये क्या है, तो इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हार्डली रिसीव्ड एनी ग्रीनियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24। अब ग्रीनियम है क्या, ये एक आप कह सकते हो प्राइसिंग बेनिफिट जो है ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर यील्ड्स को लेके है इन एक्सचेंज ऑफ सस्टेनेबल इम्पैक्ट्स। और ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ चूजिंग है क्लीन टेक्नोलॉजी को ओवर ऑन दैट इमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैसेस में। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सी बात, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो एक्चुअली में ये एक साधन है। सॉरी,
सो ये थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ग्रीन प्रीमियम की बात करेंगे तो एक्चुअली में ये एक आप कह सकते हो ये ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी हरित वर्गीकरण के तहत आप कह सकते हो हरित के रूप में वो वर्गीकृत तो हैं, उनमें परियोजना या गतिविधियों को ये क्या कर सकता है, यू कैन से दैट अ, उसको वित्त पोषित करता है, राइट? सो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन या ग्रीन बॉन्ड्स। अब ये क्लियर कट हो गया हमारे। अच्छा आगे बात करेंगे फिर हम। फिर हमारे पास टेल कार्बन ये क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी है, जो कि अंडरटेकन है किसके? केवलादेव नेशनल पार्क के थ्रू। अब टील कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन स्टोर नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड है। अब आप एक भाषा में समझ गए होंगे कि एज़ लाइक द वेटलैंड्स। सो कौन सी? नॉन टाइडल फ्रेश वाटर्स। ये इन इनकम्प्रेसेस करेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इन द वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास डिसॉल्व करेगा एंड पार्टिकुलेट करेगा ऑर्गेनिक मैटर्स को। अच्छा, इट बीइंग ए कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है, रिफ्लेक्ट करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस एंड लोकेशंस रादर देन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अदर टाइप से भी कार्बन, जैसे पर्पल की बात करेंगे तो ये कार्बन कैप्चर थ्रू एयर एंड इंडस्ट्रियल एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हमें वो ध्यान से देखना है। पर्पल कार्बन क्या होता है? जो कार्बन कैप्चर हो रहा है एयर या इंडस्ट्रियल इमिशन से। ग्रीन क्या है? जो कार्बन स्टोर हो रहा है टेरेस्ट्रियल प्लांट से। ब्लैक का क्या है? ब्लैक कार्बन, ये कार्बन रिलीज होता है थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए होती है, ये नहीं है कि आपने सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ के बैठ गए, भैया पेपर उड़ा दूँगा मैं, ऐसे नहीं होगा डियर, ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट। सो हम बात करते हैं रेड की, तो कार्बन रिलीज़ थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस, यानी कि ये स्नो या आइस से यू कैन से दैट अ, रिलीज़ होता है रिड्यूस एल्बिडो, और एल्बिडो को ये रिड्यूस करेगा। तो एल्बिडो पे क्वेश्चंस बन चुका है लास्ट यूपीएससी में। ग्रे की बात करेंगे तो ये कार्बन रिलीज़ होता है कहाँ से? इंडस्ट्रियल इमिशन से, राइट? क्लियर कट हो गया यहाँ से? चलिए आगे बात करते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट था। ये एक बारी आपको ज़रूर नोट कर लेनी है कहीं भी। आगे बात करेंगे, फिर हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशंस पाथवे। तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी ने इंट्रोड्यूस करा है आरसीपी, यू कैन से दैट रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशंस पाथवे इन 5th असेसमेंट रिपोर्ट में अपनी में, ठीक है? तो आईपीसीसी की ये 5th असेसमेंट रिपोर्ट्स है जिसमें इसको डिस्क्राइब करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया। और ये डिस्क्राइब करता है 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी पाथवे ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए एमिशन एंड एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, एयर पॉल्यूटेंट एमिशंस एंड लैंड यूज़। तो ये 4 की बात करता है, जैसे इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस, एयर पॉल्यूटेंट एमिशंस एंड लैंड यूजेस की भी बात होती है। उसके बाद है हमारे पास वाटर क्रेडिट, जैसे कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट, एज़ लाइक द वाटर क्रेडिट। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, सिमिलर टू अभी हम बात कर रहे थे कार्बन क्रेडिट, व्हिच इंसेंटिव्स वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। कार्बन क्रेडिट आर जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट दैट हैव रिड्यूस एंड अवॉइड रिमूवल कार्बन एमिशन। वही वाली बात है। ईच क्रेडिट रिप्रेजेंट 1 लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 1 टन से कम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए जो भी क्रेडिट होता है। अनदर ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंट इन एटमॉस्फेयर। इंडिविजुअल और एंटिटी हैं वो अर्न कर सकती हैं ट्रेडेबल क्रेडिट को बाय अडॉप्टिंग क्या? वाटर सेविंग मेजर्स पे। भैया हम पानी को बचा रहे हैं, तो वो ट्रेडेबल यू कैन सी दैट इसको ट्रेड कर सकती हैं किसको? वाटर क्रेडिट को, मतलब वन टू अनदर। दीज क्रेडिट कैन देन बी सोल्ड टू अदर्स नीड टू ऑफसेट देयर वाटर इश्यूज और इम्प्रूव देयर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एज लाइक वही सेम है सारी कहानी जो हम पढ़ रहे थे, कार्बन क्रेडिट एंड ग्रीन ग्रेड। आगे हमारे पास बायोडायवर्सिटी ग्रेड, यही वाली वाला है। तो एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ प्राइवेट कंपनी वो फाइनेंस एक्टिविटी कर सकेंगी सच एज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन को लेके। इनका मेन पर्पज है कि ये नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे ऑन नेचर एंड बायोडायवर्सिटी पे, क्या? बायोडायवर्सिटी क्रेडिट। और ये बायोडायवर्सिटी ऑफसेट के विपरीत बायोडायवर्सिटी क्रेडिट आर नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है, और ये कंपनसेटिंग फॉर द कंपनीज नेगेटिव एंड अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स ऑन नेचर, राइट? ये सारा कुछ इतना नहीं देखना है भैया, थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है बस। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये क्या है? ये अगर बात करें तो ये अब देखिए ग्लेशियल ग्लेशियल में हम जियो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? सो ये कि ये डेलिब्रेटेड मॉडिफिकेशंस ऑफ क्लाइमेट सिस्टम अराउंड अ ग्लेशियर की बात है, टू स्लो द मेल्ट ऑफ आइस सेल्फ एंड रिड्यूस सी लेवल राइज। और प्रपोजल ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशंस है, बेस्ड हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, राइट? तो ये थोड़ा बहुत हमें देखना था, ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है हमें। आगे देखते हैं हम, ये 2017 का क्वेश्चन है हमारे पास। सो ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। तो कितना और रह गया है? ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इसको भी हम जल्दी-जल्दी फिनिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ देंगे। सो देखते हैं। हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, ये नहीं छूटना चाहिए भाई हमारा। वहाँ हमने थोड़ी स्पीड दिखाई, बट यहाँ स्पीड नहीं दिखानी है, अच्छे से समझना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि एंगेज होती है ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा में एंड प्रमोट करती है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? क्लियर कट है। इसकी उत्पत्ति जो हुई 1972 में, फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, राइट? मेंबर इसमें कितने? 193 हैं, और इंडिया भी इसमें मेंबर है।
और ये अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड बजट, ये सब चीज़ दिखती है। आगे फंडिंग की बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा अभी शॉर्ट कर ले रहा हूँ। राइट। फंडिंग की बात करेंगे तो ये कई बारी आपने पढ़ा भी होगा, तो वही रिपीटेड है। फंडिंग जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा-सा फोकस करना है यहाँ पे। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओवर 95% ऑफ फंडिंग्स की नीड्स होती है। एनवायरमेंटल फंड जो है वो यूएनपी कोर्स फंड प्रोवाइड कराता है। होस्ट एंड सेक्रेटरी ऑफ वेरियस कन्वेंशंस, जो कि हम इन्फोग्राफी में अभी देखेंगे। तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विस, यानी कि आईपीबीएस, ये भी हम पहले टैकल कर चुके हैं। ठीक। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि आईपीसीसी, होस्टेड जॉइंट बाय यूएनपी एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अच्छा, तो आपने अभी हम यहाँ पे एक चीज देख रहे थे कि किस तरीके से इसको होस्ट या सेक्रेट करा जा रहा है। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सपोर्ट किया जाता है यूएनपी के द्वारा। हैज बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एंड अराउंड द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1973 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्यूना एंड फ्लोरा, यानी कि साइट्स 1973, तो मेजर ग्लोबल ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो कि यूएनपी के अंडर में आते हैं, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे साइट्स हो गया हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास कन्वेंशन ऑन, ये एक्चुअली में किसके लिए है, वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, यानी कि जो एनिमल और पौधे के लिए जो वाइल्ड होते हैं। उसके बाद कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, मतलब जो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके लिए भी ये भी कन्वेंशन यूएनपी के थ्रू है। सीएमएस या फिर मोन्ट्रियल कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि 1969 में। इसी तरीके से फिर हमें मिलता है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो वियना कन्वेंशन किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ये थोड़ी सी आपको डीप में जाना है, शॉर्ट शॉर्ट आपको पढ़ के चलना है, शॉर्ट नोट्स आपको टेकल कर लेना है। ये सीएमएस जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है, और शायद जो है वो यू कैन से दैट उनको जो है जो भी उनके ट्रेड है वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा को, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर से है। इसी तरीके से वेसल कन्वेंशन है ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। तो कुल मिला के ये है कि जो वेसल कन्वेंशन है वो हजार्डस वेस्टेज, जो भी हजार्डस आप समझ रहे होंगे, जो भी नुकसान करते हैं, जो यू कैन से जो वेस्टेज होते हैं, उनको उनके डिस्पोजल के लिए है। राइट। उसके बाद फिर हमें मिलता है 1992 में, वो है हमारे पास कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमने कई बार ही पढ़ा। उसके बाद फिर हमें मिलता है 1998 में रोटरडम कन्वेंशन, ये ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि प्रोसीजर फॉर अ सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो कुल मिला के अगर हमें कोई भी हजार्डस केमिकल्स है या पेस्टिसाइड्स है और उसका इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो हमें प्रायर इन्फॉर्म यू कैन से दैट कंसेंट करनी पड़ेगी, किससे, रूटरडेक कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है, तभी। उसके बाद है फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये 2001 में आया, और मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013 में। ये सब जो है किसके अंडर में आते हैं, यूएनपी, यानी कि यूएनपी जो है 15 एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है इसके अंडर में। ये थोड़ा सा हमें जरूर देखना है। रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट आती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली में क्या करती है, ये ट्रैक करेगी जो भी गैप है जहाँ पे ग्लोबल इमिशन आर हेडिंग विद द करंट कंट्री कमिटमेंट एंड वेयर दे आउट टू बी लिमिट वार्मिंग, जो हमने पहले ही कर रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद एक और है एडप्शन गैप रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट जरूर याद रखनी है, इमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, एडप्शन गैप रिपोर्ट क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक और मिल जाती है, इसको मैं और शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक। फिर है हमारे पास एक और है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, यानी बिल्डिंग जीएसआर बोलते हैं, 2024। तो ये सारी रिपोर्ट आपको हल्की-हल्की देख के चलनी थी। एक और रिपोर्ट मिलती है हमें, नेविगेशन न्यू हॉरिज़न्स फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, राइट? तो ये 4-5 रिपोर्टें आपको ज़रूर देख के चलनी है कि ये कौन-कौन सी रिपोर्ट जो है, जो यूएनपी के रिलीज़ करती है, राइट? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन्स की। तो क्वेश्चन्स क्या है हमारे पास? यूएनपी वाला ही मैंने लगाया है, कोई दूसरा तो नहीं है? तो चेक कर लेते हैं। ये ट्रैफिक का है। चलिए कोई नहीं, यूएनपी भी कवर कर गया उसे। सो उसको हम टैकल कर लेंगे अभी, कोई नहीं। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएमओ। तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ये एक्चुअली में स्पेशलाइजेशन एजेंसी है किसकी, यूएन की। अब ये भी हमें देखना होता है कि कौन सी एजेंसी यूएन की है और नहीं है। यूएन ऑथोरेटिव वॉइस ऑन द स्टेट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज इंटरेक्शंस विद द ओशियन एंड क्लाइमेट। तो ये हमें देखना है। अब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है या मेट्रोलॉजिकल, तो वो क्लाइमेट चेंज भी तो आएगा ना। इसकी उत्पत्ति 1950 में हुई और ये रिप्लेस कर रही है किसको, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 को। इसमें 193 मेंबर है। ये थोड़ा सा हमें देखना है कि इंडिया इसका मेंबर है, राइट? रिपोर्ट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिपोर्ट ही हमें देखनी होती है। जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, इसी तरीके से डब्ल्यूएमओ ओजन, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओजोन एंड यूवी बुलेटिन्स, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन्स। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी है, जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट्स, ग्लोबल एनुअल एंड डेकेडल क्लाइमेट अपडेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन्स। ये सारी रिपोर्ट्स हमें एक बारी देख लेनी होती है। बाद में ये सब एनवायरनमेंट के यू कैन से दैट प्रोटेक्ट करने की बात कर रही होती है। बट आपको अंदर वाला याद रहे ना रहे डजंट मैटर, बट आपको एक बार रिपोर्ट जरूर देखनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है हमारे पास इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये ऑपरेट्स होती है एज अ टू एंटिटी में, जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए बेस्ड इन ब्रुंगटन परमानेंट।
अच्छा, आगे बात करेंगे तो आईसीसी यूरोप, तो 2 एंटिटी हैं इसकी, यहाँ पे ये ऑपरेट हो रही है। यू कैन सी दैट चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन अंडर द स्वीडिश रेगुलेशंस बेस्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन। इसकी उत्पत्ति हुई 2009 में। ये एड्रेस करती है किसको? जो भी इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, राइट, ऑन दी क्रायोस्फीयर पे। क्रायोस्फीयर यू कैन सी दैट जो कि फ्रोजन रीजन होता है किसका? अर्थ का। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये एडवोकेट करेगी फॉर रिड्यूसिंग क्रायोस्फीयर वार्मिंग टू मिटिगेट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंक्लूडिंग ग्लेशियर मेल्ट, सी लेवल राइज एंड परमाफ्रॉस्ट थ्रो। कोलैबोरेटिव्स की बात करेंगे, वर्क्स विद द गवर्नमेंट, एनजीओ एंड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। रिपोर्ट्स भी हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर, दो ये इसी से आपको अंदाजा लग रहा होगा। 2024 लॉस्ट आइस एंड ग्लोबल डैमेज, असेस द करंट स्टेटस ऑफ द क्रायोस्फीयर क्या है। तो ये सारा हमें अंदर वाला याद नहीं रखना होता, रिपोर्ट्स देखनी होती है, राइट। हाँ, हम जो क्वेश्चन देख रहे थे उसको थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं, बट हम इसको फिर भी टैकल करेंगे। सो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा इन अ कॉमर्स, राइट। सो ट्रैफिक, ट्रैफिक इज ए ब्यूरो, राइट, अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये इसके अंदर में नहीं आता, ये थोड़ा सा हमें देखना है। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन अ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई सीधी सी बात है, ये तो बहुत हमें जेन्युइन स्टेटमेंट लग रहा है, राइट। तो पहला वाला हमारा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास टू। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं था, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि जब भी हमें वो एक्चुअली में मान के चलो कोई भी मिनिस्ट्री है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो कोई भी बॉडी है, ठीक है? अगर ये किसी को स्टार्ट कर रही है या इनिशिएट कर रही है, तो वो मोस्ट ऑफ ऑल गलत होते हैं, ठीक है? अब जो टारगेट होते हैं, टारगेट है या फिर एम है, वो हमारे मोस्ट ऑफ ऑल राइट होते हैं। तो यहाँ पे ये टारगेट बहुत जेन्युइन लग रहा है हमें, तो इसलिए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम। तो हमने यहाँ तक देख लिया और इसमें कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम समझ पाए कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे हम एयर पॉल्यूशंस, ये पॉल्यूशन में हमें पहले मिल जाता है, यानी कि आप कह सकते हो वायु प्रदूषण। सो इसमें है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कि AQMX। अब ये एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों है, क्या कारण है? तो अभी हुआ क्या है कि क्लाइमेट क्लीन एंड एयर कॉलिशंस ने लॉन्च करा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कि AQMX, इन अ बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो कुल मिला के एक इंटरनेशनल डे जो होता है ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काई वाले दिन, इसको बैकड्रॉप्स इसके जो हैं उसके रिगार्डिंग इसको लॉन्च करा गया इसलिए न्यूज़ में है। सो उसको लीड कौन कर रहा है? यूएनपी, यानी कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दिस ईयर का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन अ क्लीन एयर नाउ, राइट, यानी कि क्लीन एयर में हमें इन्वेस्ट करना है। सीसीएसी की बात करें, यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशंस की, तो इसको फाउंड करा गया था 2012 में। एंड यू कैन से दैट ये कन्वे करता है विद इन यूएनपी। सीसीएसी की बात करेंगे तो ये वॉलेंट्री पार्टनरशिप करता है मोर देन 160 गवर्नमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ में। क्लियर कट है यहाँ पे। इंडिया ने ज्वाइन करा था सीसीएसी को कब? 2019 में। और इसका वर्क है कि ये रिड्यूस करेगा जो भी पावरफुल व्हाट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को, जैसे मीथेन है, ब्लैक कार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है एंड ट्रोपोस्फियर ओजोन्स है दैट ड्राइव बोथ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशंस। तो यू कैन सी दैट इनका इसका काम जो है इनको रिड्यूस करने का है। आगे बात करें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की, तो ये वन स्टॉप शॉप ये प्रोवाइड करेगा लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होगा उसकी गाइडलाइंस के लिए और टूल प्रपोज करेगा जो कि मीट कर रहे होंगे WHO एयर क्वालिटी, यू कैन सी दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन इंटरिम टारगेट्स के लिए। और ये कंपोनेंट है सीसीएसी का क्लीन एयर फ्लैगशिप और ये कंट्रीब्यूट करता है टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनईए 6 रेजोल्यूशंस। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली 6 सेशन जो अभी हम पढ़ रहे थे, 6 रेजोल्यूशन 10 वाज फोकस ऑन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशंस ऑन एयर पॉल्यूशन जो कि इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी को ग्लोबली लेवल पे। आगे बात करेंगे हम WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की, तो ये सेट है एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन ऑफ लिमिट वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एयर पॉल्यूटेंट्स का। ये रिकमेंड करता है लेवल एंड इंटरिम टारगेट फॉर कॉमन एयर पॉल्यूटेंट जैसे पीएम, O3, NO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इनको इनके जो भी इंटरिम टारगेट्स होंगे उनके लिए क्या लेवल होंगी उनको रिकमेंड करने का काम करता है। फॉर इंस्टेंस की बात करेंगे तो 24 आवर मीन ऑफ पीएम 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 म्यूजी एंड 3 एंड एनुअल मीन ऑफ पीएम 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 यूजी एंड M3, राइट। सो इस लेवल पे क्वेश्चंस बन चुका है, आपने लास्ट देखा होगा ये क्वेश्चन आ चुका है 23 का। हालांकि मैंने यहाँ पे टैकल नहीं करा उसको क्योंकि बहुत नॉर्मली ये क्वेश्चन आ चुका है, बट रिपीटेड नहीं होते हैं पॉल्यूशन के क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। रिलेटेड न्यूज़ की बात करेंगे तो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O असेसमेंट रिपोर्ट्स, इसको पब्लिश करा जाएगा CCAC एंड FAO के द्वारा। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है जो फोकस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे मोर देन डिकेड्स। अच्छा, इसमें एंथ्रोपोजेनिक एमिशन जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, ये इंक्रीज हुआ है 40% 1980 से लेके 75% ओरिजिनेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर्स, राइट। और ये 75% कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एग्रीकल्चर से। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमिंग गैस है।
ये सपोर्ट करती है कंबस्टन्स अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ये यूज़्ड होती है एनेस्थीसिया एंड अदर थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए और इसकी वजह से हमें क्या होता है यूरोफेरिया हैंस निकनेम्ड लाफिंग गैस कह सकते हैं आप इसे, राइट? हैज़ ए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 टाइम्स ये बढ़ाती है दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अ हंड्रेड्स ईयर टाइम स्केल्स के लिए। अच्छा उसके बाद है फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस बना था। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्यों नहीं लगाया? उसका मेन कारण ये है कि पॉल्यूशन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो रिपीटेड नहीं होते हैं। वो आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, राइट? आगे बात करते हैं फिर हमें मिलता है फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन। तो उसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मैंडेटरी कर दिया है ऑल कोल बेस्ड टीपीपी जो है इट टू वो इंस्टॉल करेंगे क्या फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन इट सिस्टम को। तो एफजीडी की बात करें टेक्नोलॉजी की तो ये सिस्टम है जो कि रिमूव करता है 90% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से फ्लू गैस इमिशन से ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से। मेजरली की बात करेंगे तो 3 टाइप ऑफ एफजीडी सिस्टम होते हैं जैसे ड्राई सॉल्वेंट्स जिसे हम लाइमस्टोन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं या वेट लाइमस्टोन वेस्ट मतलब कह सकते हो ना एक ड्राई मतलब सूखा, गीला एंड सी वाटर वेस्ट इनको भी अडॉप्ट करा गया है वर्ल्ड वाइड। तो फ्लू गैस ये आप कह सकते हो सल्फराइजेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर सकती है रिमूव करने का काम करती है। बस इतना समझना है आपको। आगे बात करें हम सल्फर डाइऑक्साइड की तो ये कलरलेस रिएक्टिव एयर पोल्यूटेंट विद ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर में है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर जनरली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अदर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि एसओएक्स सॉरी एसओएक्स जो है वो रिएक्ट करता है अदर कंपोनेंट्स के साथ इन एटमॉस्फेयर और फॉर्म करता है स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू पार्टिकुलेटेड मैटर पॉल्यूशंस में। इट इरिटेट द स्किन्स मतलब स्किन्स में जो आप कह सकते हो खुजलीपन, मुकस मेम्ब्रेन्स ऑफ आई, नोज, थ्रोट्स, लंग्स इन सब में प्रॉब्लम होती है हमें सल्फर डाइऑक्साइड से। और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है आपने सुना होगा इस पे क्वेश्चंस बना भी है। अगर पीसीएस का पेपर आपने दिया होगा वो आपका जो भी स्वचालित वाहन होते हैं उन पे राइट? मतलब जैसे आप कह सकते हो जो भी फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, ठीक है? वहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद द रेन वाटर कम डाउन विद द रेन रिजल्ट इन एसिडिक रेन। तो ये भी आपको समझना है कि जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं एंड नाइट्रोजन ये रिएक्ट करेंगे किससे रेन वाटर से और फिर ये किस फॉर्म में नीचे आते हैं एसिड रेन के ऊपर में। ठीक है? एमिशन सोर्स की बात करेंगे तो फॉसल फ्यूल कमीशंस नेचुरल वोल्केनिक एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा आपको समझना है कि जो भी फॉसल फ्यूल कमीशन हो रहा है या नेचुरल वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है क्लियर कट है। तो आपने देखा होगा कई बार पहली बार जब बारिश होती है या मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मान के चलो बरसात के दिन है और फर्स्ट टाइम अगर बारिश हो रही है और उस बारिश में आपने सोचा भाई मेरे को नहा लेना है तो आप नहाएंगे तो डेफिनेटली आपको इचिंग थोड़ी सी होने लगेगी या थोड़ा सा आपको नोज में या आई में थोड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। वो सब एक्चुअली में एसिड रेन की वजह से होता है और एसिड रेन की वजह से कब होता है मान के चलो कि फॉसिल फ्यूल्स से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर जाके विद नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है किससे रेन वाटर से और फिर फॉर्म में आ रही है एसिड रेन में राइट। सो आज हम यहीं तक देखेंगे उसके बाद हम टैकल करेंगे वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन इसमें हम आगे देखेंगे। सो आज हम इसे यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए आज मैंने थोड़ी स्पीड भी दी है और आपने देखा होगा थोड़ी-सी एनर्जी भी लो लग रही थी क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है। बट मैटर करता है कि हम फिर भी इसको फिनिश कर रहे हैं, विद द एमसीक्यू फिनिश कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करना आप। आपको लगे कि भाई मेरे को क्या करना है, कहीं भी आपने देखा शॉर्ट नोट्स पढ़ा है, उठा के पढ़ लिया आपने, भाई नहीं, आप एक लाइन बाय लाइन समझो। कोई लाइन हमें हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, उसे हम थोड़ा-सा निकाल पाएँ वहाँ से। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपने सोचा कि 15 से 20 घंटे मैं लेके बैठता हूँ एनवायरनमेंट को, कंप्लीटली फिनिश कर लूँगा, ऐसा भी नहीं करना है हमें। तसल्ली से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी भगदड़ नहीं मची। हमें आराम से 1-1 घंटा देना है और हम कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे अपना सब कुछ फरवरी तक, है ना? और 1-1 घंटे में क्या ही जाता है, हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सी सेट एंड देन जो भी हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हम आराम-आराम इसको टैकल कर रहे हैं और एक बारी आप इसकी पीडीएफ ज़रूर रीड कर लेंगे, फिर ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो आज हम इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच।